नमस्कार साथियों, सीटेट के दूसरे अध्याय के भाग 1 में आ चुके हैं हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि में। तो इस वीडियो को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप लोग अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी लाभ करवाइए। प्रश्न 1, अभी कथन ए, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि नीलू ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए नीलू का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तर्क आर, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सटीक आयु सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर है साथियों डी, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों डी, सी, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? ए, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। बी, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच कराने के लिए जटिल प्रयोग की योजना बनाना। सी, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। डी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो इसका उत्तर है साथियों डी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? ए, स्कूल। बी, धार्मिक संस्थान। सी, जनसंचार के साधन। डी, परिवार। तो इसका उत्तर है साथियों डी, परिवार। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? ए, अनुकूलन। बी, समायोजन। सी, संरक्षण। डी, केंद्रीकरण। तो इसका उत्तर है साथियों बी, समायोजन। अगला प्रश्न है साथियों, अफसा आलू अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ए, संवेदिक चालक अवस्था। बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। डी, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका उत्तर है साथियों बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है साथियों, लेव वायोगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? 1, संस्कृत। 2, भाषा। 3, स्कीम व गठन व उनमें बदलाव।
4. उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 2, बी 1 3, सी 3 4, डी 2 3। तो इसका सही उत्तर है साथियों ए 1 2। अगला प्रश्न है साथियों, लेव वायोगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? ए पुरस्कार और सजा, बी वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सी सहकर्मी बातचीत और पार, डी समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो इसका उत्तर है साथियों सी सहकर्मी बातचीत और पार। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक ए की भूमिका नहीं होती है, बी एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, सी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, डी को बच्चा को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। तो इसका उत्तर है साथियों सी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है साथियों, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास और सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। ए आदर्श पारस्परिकता की समझ, बी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण, सी मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, डी विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही का परिभाषित किया गया है। तो इसका उत्तर है साथियों सी मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? ए सृजनात्मक, बी स्थानिक, सी तर्कशास्त्रीय गणित, डी प्राकृतिकवाद। तो इसका उत्तर है साथियों सी तर्कशास्त्रीय गणितीय। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ए एक संसाधन, बी एक बाधा, सी एक बोझ, डी एक समस्या। तो इसका उत्तर है साथियों ए एक संसाधन। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसा कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही का उदाहरण है। एक जेंडर रूढ़िवादिता, बी जेंडर पहचान, सी जेंडर स्थिरता, डी जेंडर समानता। तो इसका उत्तर है साथियों ए जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है साथियों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ए विश्लेषण
और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। बी प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। सी आकलन के योगात्मक तरीके। डी परीक्षा के लिए सीखना। तो इसका उत्तर है साथियों ए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। ए यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। बी अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके। सी शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर। डी कक्षा में एकल संस्कृति प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। तो इसका उत्तर है साथियों ए यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। ए सीखने का अनुकूल मॉडल। बी विद्यार्थियों का नवीकरण। सी विद्यार्थियों का अलगाव। डी रूढ़िवादों को मजबूत बनाना। तो इसका उत्तर है साथियों ए सीखने का अनुकूल माहौल। अगला प्रश्न है साथियों, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास है, उनकी पहचान किसी क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। ए लिखित पाठ को समझना। बी किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। सी स्थितियों का बोधन और समझना। डी पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो इसका उत्तर है साथियों बी किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। अगला प्रश्न है, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। ए बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। बी भाषा विषयों से उचित छूट। सी विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग। डी विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो इसका उत्तर है साथियों बी भाषा विषयों को उचित छूट। अगला प्रश्न, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच के अनुकूल करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। एक वो विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित है। दो वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है। तीन वो विद्यार्थी जिन्हें परम अस्तकीय घात है। चार असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। सही विकल्प का चयन करें। ए 1, बी 2, 3, सी 1, 2, 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है साथियों डी 1, 2, 3, 4। अगला और अंतिम अंतिम नहीं 20वां प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांग और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ए प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। बी
स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। सी, पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। डी, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इसका उत्तर है साथियों डी, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अगला प्रश्न, अधिगम तब प्रभावी होता है जब ए, यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है। बी, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सी, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। डी, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। इसका उत्तर है साथियों डी, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण ए, सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। बी, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। सी, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। डी, क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका उत्तर है साथियों सी, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर से बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। बी, रटकर सीखने की प्रक्रिया। सी, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि। डी, मानकीकरण। तो इसका उत्तर है साथियों ए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं। ए, उच्च क्रम चिंतन कौशल। बी, निचले क्रम की कौशल। सी, घोषणात्मक ज्ञान। डी, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका उत्तर है साथियों ए, उच्च क्रम चिंतन कौशल। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ए, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। बी, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। सी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। डी, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो इसका उत्तर है साथियों सी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ए, महारत हासिल करने के दिशा में उन्मुख लक्ष्य। बी, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। सी, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। डी, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका उत्तर है साथियों ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में
की भावना पैदा करनी चाहिए? ए जुड़ाव, बी बहिष्कार, सी हीनता, डी अलगाव। तो इसका उत्तर है साथियों ए जुड़ाव। अगला प्रश्न है अभिकथन। ए शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनके जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। तर्क आर पूर्व ज्ञान की नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर है साथियों सी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? ए दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा, बी नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, सी जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा, डी रुचि आंतरिक प्रेरणा। तो इसका उत्तर है साथियों डी आंतरिक प्रेरणा। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? ए असफलता का डर, बी बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सी सफलता के लिए इनाम, डी प्रतिस्पर्धा की भावना। तो इसका उत्तर है साथियों बी बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार।